हेलो बच्चों, मैं कृपा शंकर NMMS मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए सबसे पहले उसे दिमाग में जीतना पड़ता है, यानी कि प्लानिंग बहुत मायने रखती है। अगर आप सही दिशा में सही स्ट्रेटजी के साथ मेहनत कर दिए तो आप किसी भी कंपटीशन में, किसी भी एग्ज़ाम में बहुत बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। अगर हम बात करें NMMS एग्ज़ाम की, तो NMMS एग्ज़ाम में कुल 180 प्रश्न पूछे जाते हैं और 180 मिनट के लिए समय दिया जाता है, यानी 180 प्रश्न 180 मिनट समय निर्धारित होता है। इसमें दो खंड होते हैं। पहले खंड में रीजनिंग सेक्शन है। रीजनिंग सेक्शन में कुल 90 प्रश्न हैं। अगर आप रीजनिंग में बेहतर करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में बहुत बेहतर कर सकते हैं। इसके लिए हमारी एक श्रृंखला कंटिन्यू थी जो रीजनिंग सेक्शन से संबंधित थी। इसमें मैं बहुत डिटेल चैप्टर वाइज मैंने आपको रीजनिंग पढ़ा करके ख़त्म कर दिया है। कुछ एक दो चैप्टर्स बचे हुए हैं तो उनको भी मैं बहुत जल्द पढ़ा करके फिनिश कर दूंगा। तो आप NMMS मंथन के पेज पर जाइए और वहाँ से प्लेलिस्ट में आप रीजनिंग सेक्शन में पहुँच जाइए। वहाँ से सारे रीजनिंग के जितने भी मैंने चैप्टर्स पढ़ाए हैं उन सारे चैप्टर्स को आप अच्छे से देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम हॉल में आप कम समय में बेहतर कर जाएंगे। आपको कहीं अन्य जाने की अब आवश्यकता नहीं है। अगर हम बात करें जो सेकेंड पार्ट है, उसमें भी 90 प्रश्न निर्धारित हैं, जिसमें गणित से सबसे कम प्रश्न पूछे जाते हैं, मात्र 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जो दो मेजर सेक्शन है वो विज्ञान और सामाजिक विषय का है। तो विज्ञान विषय पर एक मेरी श्रृंखला कंटिन्यू थी, बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला थी, जिसमें हम 2015 से लेकर के अब तक के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को आधार बना करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उससे संबंधित बन सकते थे उन सारे प्रश्नों को हमने डिस्कस कर दिया है। तो आप पहले उस वीडियोज़ को खूब ध्यान से देख लीजिएगा। आप कम समय में विज्ञान को बहुत बेहतर सीख जाएंगे, बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छा। केवल आप क्या करें, आप विज्ञान सेक्शन में जा करके आप विज्ञान में जितने भी मैंने टॉपिक्स पर, या कह सकते हैं कि जितने भी ईयर के मैंने प्रॉब्लम सॉल्व करवाए हैं उन सारे प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर लीजिए और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लीजिए। वो सब मैं बता दिया हूँ उसमें पूरा डिटेल। तो आप वहाँ से जा करके विज्ञान को ख़त्म कर सकते हैं, मात्र 2 से 3 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगा। अगर हम बात करें सामाजिक विषय की, तो सामाजिक विषय पर एक अच्छा प्लान के साथ मैं एक श्रृंखला कंटिन्यू कर रहा हूं जो आज से शुरू हो जाएगी। अगर हम इस श्रृंखला पर काम कर ले गए अच्छे से तो आप 35 के 35 प्रश्न टारगेट कर देंगे। बस आप केवल इस वीडियोज़ को देखते जाइए और NMMS मंथन की तैयारी हम करा देंगे बहुत ही आसानी से। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियोज़। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सामाजिक विषय पर ही निर्धारित है। 2015 में पूछे गए जो प्रश्न हैं इसका पार्ट 1 आज शुरू किया जा रहा है। इसमें कुल 2 पार्ट में आएगा। 2015 का जो पेपर है वो उसको मैंने 2 पार्ट में डिजाइन किया है। पहले पार्ट में आधे प्रश्न और सेकेंड पार्ट में भी लगभग आधे प्रश्नों को मैं सम्मिलित कर लिया हूँ। जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन प्रश्नों पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसमें मैं इस चीज़ का ध्यान रखा हूं कि अगर एक प्रश्न 2 बार या 3 बार पूछा हुआ है कभी, तो उनको मैं एक ही बार सेलेक्ट करके आपको बता दूंगा। या अगर मैं बता दे रहा हूं क्वेश्चन के दौरान किसी भी क्वेश्चन को और वो आगे है तो उसे मैं नहीं सेलेक्ट कर रहा हूं, ताकि हमारा समय बचे और हम कम समय में बेहतर तैयारी कर सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ध्यान से देखें। अगर हम बात करें चिपको आंदोलन की, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो होता है ये इस समय उत्तराखंड राज्य में, जो पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, 1974 ईस्वी में चिपको आंदोलन, ये 1974 ईस्वी में ये आंदोलन होता है। चंडी प्रसाद भट्ट, और इसमें 2 नाम बहुत प्रसिद्ध हैं, एक चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी। चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी, इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत किया और बाद में आगे चल करके सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको नेतृत्व प्रदान किया, इस आंदोलन को। ये आंदोलन 1974 ईस्वी में शुरू हुआ। चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने इसे शुरू किया था और आगे चल करके इसे नेतृत्व किसने प्रदान किया था? आगे चल करके नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा, यहाँ बहुगुणा होना चाहिए। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने इसे क्या प्रदान किया था? अपना नेतृत्व प्रदान किया था और ये काफ़ी फेमस आंदोलन हो गया था। यहाँ पर जो वन
वन के ठेकेदार हैं और वन के जो अधिकारी हैं, ये मिल करके वहाँ पर पेड़ों की कटाई बहुत तेज़ी से करवाना शुरू कर दिए थे और जिसके विरोध में ये आंदोलन शुरू किया गया था। चिपको आंदोलन में वहाँ की जो लोकल जो महिलाएं होती थीं, वो महिलाएं और पुरुष मिल करके चिपक जाते थे पेड़ से और उस पेड़ को काटने नहीं देते थे। तो इस तरह से काफ़ी फेमस ये आंदोलन रहा और इसके लिए सरकार को कानून भी लाना पड़ा था और वहाँ पर कटाई रोक दी गई थी। तो इस तरह से चिपको आंदोलन काफ़ी प्रसिद्ध आंदोलन है। ये कब शुरू हुआ था? 1974 में। इसकी शुरुआत किसने किया था? चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने इसे शुरुआत किया था। और इसे नेतृत्व किसने प्रदान किया था? नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने इसे नेतृत्व प्रदान किया था। तो इसमें 3-4 फैक्ट्स थे, आप उसे अच्छे से समझ जाइए। ये इस समय वर्तमान में उत्तराखंड का हिस्सा है, जिस क्षेत्र में ये आंदोलन शुरू हुआ था, और पहले वो किसका हिस्सा था? वो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है? अगर हम बात करें स्वर्ण मंदिर की, तो स्वर्ण मंदिर इस समय अमृतसर में स्थित है। इसका जो आंसर होगा वो अमृतसर, पंजाब प्रांत में ये है अमृतसर। तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। अब इसके पीछे एक कहानी है, उस कहानी को भी हम लोग देख लेते हैं कि स्वर्ण मंदिर बना कैसे था, किसने स्वर्ण मंदिर को बनवाया था, इसका क्या नाम है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक ही साथ देखते चलें। जैसे सबसे पहले जो है गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की शुरुआत किया था। तो गुरु नानक देव के बाद जो दूसरे गुरु हुए थे अंगद देव जी महाराज। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की शुरुआत किया था। उसके बाद अंगद दूसरे गुरु के रूप में अंगद जी आए थे। तीसरे जो गुरु हुए थे वो अमरदास थे। अमरदास की एक पुत्री थी जिसका नाम था बीबी भानी। बीबी भानी को सम्राट अकबर ने उस समय 500 बीघे जमीन दिया था और बीबी भानी का जो शादी हुआ वो रामदास से हुआ, रामदास। और जो चौथे गुरु बने थे अमरदास के बाद वो रामदास बने। एक बार अकबर ने इनके आश्रम में आए और बीबी भानी को 500 बीघे जमीन दे दिए और उसी 500 बीघे जमीन पर स्वर्ण मंदिर बनाया गया था। 500 बीघे जमीन पर सबसे पहले रामदास ने रामदास नगर का निर्माण करवाया था और उसी रामदास नगर को बाद में जो छठवें गुरु आए थे, पांचवें गुरु वो थे अर्जुन देव महाराज। अर्जुन देव महाराज ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था उसी 500 बीघे जमीन में और चारों तरफ से ये अमृतसर शहर बसा दिया गया और बीच में जो है एक गुरुद्वारा बना था और उस गुरुद्वारे को कहते हैं हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा। हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा। अब देखिए इतने सारे फैक्ट्स को हम एक साथ आपको बता दिए कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर की जो कहानी थी वो क्या थी कि गुरु नानक देव जी सिख धर्म की स्थापना किए थे, दूसरे गुरु अंगद देव जी महाराज थे और तीसरे गुरु अमरदास जी थे। अमरदास की पुत्री थी बीबी भानी और बीबी भानी को ही अकबर ने 500 बीघे जमीन दिया था। उसी 500 बीघे जमीन पर अमृतसर नगर बसाया गया था। पहले उसका नाम था रामदास नगर और बाद में उसे अमृतसर कर दिया गया था। हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा जो है अर्जुन देव जी महाराज के समय में बन करके कंप्लीट हुआ, जिसका आगे का जो गेट था वो सोने का था, स्वर्ण से बनाया गया, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से ये फेमस हो गया। तो इतनी सारी इसके पीछे के तथ्य थे, इसको भी आप जानते रहिए। भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन है? भारत एक खोज पुस्तक के जो लेखक हैं वास्को डी गामा, सरदार पटेल, पीटी नेहरू। ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर वास्को डी गामा भी लगा सकते हैं। भारत एक खोज ये एक पुस्तक है, इसके लेखक का नाम पूछा जा रहा है, यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके जो लेखक थे वो पीटी नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने भारत एक खोज पुस्तक की रचना किया था और डिस्कवरी ऑफ इंडिया की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पीटी नेहरू।
निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है? तो यहाँ पे देखिए ध्यान से कि यहाँ पे लिखा है फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? फ्रंटियर गांधी की अगर हम बात करें यानी कि सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम को नहीं कहा जाता है। किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। देश बंधु किसको कहा जाता है? सी आर दास। ये बिल्कुल सही जवाब है। देश बंधु चित्तरंजन दास। लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार पटेल जी को कहा जाता है। नेताजी किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। तो जो उपनाम है, उपनाम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ प्रमुख उपनाम को हम अभी आपको मेंशन कर दे रहे हैं। जैसे गुरुदेव किसकी टाइटल है? अगर आपसे कोई कहे गुरुदेव, तो गुरुदेव किसकी टाइटल थी? तो गुरुदेव की अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता था। तो इसको नोट करते जाइए, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। ये सब नोट कर लीजिए, मिसाइल मैन। तो अगर हम बात करें मिसाइल मैन की तो ये एपीजे अब्दुल कलाम। ये उपनाम है जिसको उपनाम दिया गया था। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सब आप जान लीजिए। हॉकी का जादूगर किसे कहा गया? मेजर ध्यानचंद को। तो इसको भी मेंशन कर लीजिए, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। ठीक है ना, हॉकी का जादूगर। अगर हम बात करें श्वेत क्रांति के जनक कौन हैं? तो श्वेत क्रांति के जनक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर मेंशन कर लीजिए, इसे नोट डाउन जरूर करिएगा। श्वेत क्रांति के जनक जो थे वो थे वागीज कुरियन। तो वारगीज कुरियन जो है श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है। हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक, अगर हम बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक की, तो MS स्वामीनाथन। इसे भी नोट कर लीजिएगा, हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। ये सब एक बार आप जरूर लिख लीजिएगा। हाँ, उड़न परी किसको कहा गया है? PT उषा को उड़न परी कहा गया है। ठीक है ना। अगर हम बात करें कि लोकमान्य किसका नाम है, तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि भारत का शेक्सपियर, भारत का शेक्सपियर कौन है? कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम जो है कालिदास की एक रचना है, काफ़ी फेमस रचना है। तो भारत के शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, जबकि शेक्सपियर से काफ़ी पहले थे कालिदास, लेकिन फिर भी ये उपनाम कालिदास को दिया जाता है कि ये भारत के क्या थे? शेक्सपियर थे। राष्ट्रपिता कौन है भारत के? राष्ट्रपिता की अगर हम बात करें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। देशबंधु कौन है? चित्तरंजन दास। देशबंधु कौन है? चित्तरंजन दास को हम देशबंधु कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे उपनाम हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, ग्रैंड ओल्ड मैन। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन, वयोवृद्ध पुरुष। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? वयोवृद्ध पुरुष। ये वह है वयोवृद्ध पुरुष। तो ग्रैंड ओल्ड मैन किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ठीक है ना। एक चीज आप लोग यहाँ पे ये जान लिए, देशबंधु किसको कहा जाता है? CR दास को, यानी कि चित्तरंजन दास को
देशबंधु कहा जाता है। लेकिन अगर कहा जाए दीनबंधु किसे कहा जाता है तो आपका क्या आंसर होगा? दीनबंधु। उसको भी नोट कर लीजिए, दोनों एक साथ देखिए, देशबंधु CR दास और दीनबंधु। दीनबंधु की अगर हम बात करें CF एंड्रयूज, CF एंड्रयूज, CF एंड्रयूज को दीनबंधु कहा जाता है। भारत कोकिला, अगर बात करें भारत कोकिला, तो भारत कोकिला जो है सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। भारत और यहीं पर सुर कोकिला कह दिया जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस बार के लिए। सुर कोकिला कौन है? तो सुर कोकिला की अगर हम बात करें तो लता मंगेशकर, बहुत फेमस नाम है। सुर कोकिला किसे कहा जाता है? लता मंगेशकर को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये पूछा हुआ है। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन है? तो राजा राम मोहन राय हैं। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। ये सारे आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा कि भारतीय पुनर्जागरण के जो अग्रदूत हैं वो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ठीक है ना? तो बहुत सारे इसमें उपनाम हैं, उन सारे उपनाम को भी आप जानते हैं। जैसे लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? तो लाल बाल पाल की अगर हम बात करें, लाल बाल पाल बहुत पूछा जाता है ये भी। तो लाल से हम किसे बताएंगे? लाल बाल पाल से, लाल से लाला लाजपत राय, ठीक है। बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय नोट कर लीजिए, लाला बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल हो गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इसको भी लिख लीजिए। लोकमान्य किसका उपनाम था? बाल गंगाधर तिलक का। अगर हम लोकमान्य की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य से संबंधित हैं। तो बहुत सारे मैंने उपनाम नोट कर दिया है। इसमें कितना पूछा हुआ था? देखिए 3 सही था, 1 गलत था। फ्रंटियर गांधी कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, ये लाल कुर्ती आंदोलन से संबंधित हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान किससे संबंधित हैं? लाल कुर्ती आंदोलन, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में यह आंदोलन हुआ था, जिधर इस समय पाकिस्तान का क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, तो लाल कुर्ती आंदोलन काफ़ी फेमस रहा है, जिसका नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। ठीक है, तो लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है ना? तो ये इस तरह से आप इसे याद कर लीजिएगा। और जितना मैंने अभी अभी बताया है, जितने उपनाम बताए हैं, ये उपनाम आपको इसलिए भी याद होने चाहिए क्योंकि एक आप भारत के एक समझिए कि भारत के आप जो संस्कृति है, भारत का जो विरासत है, इन सबको जानना, इन सबको समझना हमारा नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, इसलिए भी हमें इसे, इन नैतिक परंपरा को जीवित रखने के लिए भी इन सारे नाम को, इन सारे उपनाम को याद रखना चाहिए। और यही वजह है कि ये आपके सिलेबस में भी रखा गया है। ठीक है ना? तो इस वजह से भी आप इन उपनामों को जरूर जानते रहिए। चलिए, हम आगे भी अगर आएगा इस तरह का कोई उपनाम तो मैं आगे जो बचे हुए हैं शेष उपनामों को भी हम डिस्कस करते जाएंगे, ताकि आपकी एक अच्छी और समग्र तैयारी हो जाए। क्योंकि उपनाम से संबंधित एक क्वेश्चन हर साल
पूछा जा रहा है। उपनाम से हर साल एक क्वेश्चन इससे पूछा ही पूछा जाता है, इस वजह से आप इसे जानते रहिए। ठीक है, अगर हम बात करें टीपू सुल्तान की, तो टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? तो टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर राज्य के शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ये मैसूर राज्य के शासक थे टीपू सुल्तान। ये जो है हैदर अली के पुत्र थे टीपू सुल्तान, और ये अंग्रेज़ों से युद्ध करते करते 1799 ईस्वी में ये इनकी डेथ हुई थी 1799 ईस्वी में। और जो एक संधि के तहत इन्हें पूरा साम्राज्य जो है अंग्रेज़ों के अधीन करना पड़ा था, जिसे सहायक संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? दीन ए इलाही। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही की स्थापना अकबर ने की थी। आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने किया था। और इसमें एक और टॉपिक आता है, हाँ, दीन ए इलाही कब किया था इन्होंने? 1582 ईस्वी में। दीन ए इलाही की स्थापना का उद्देश्य क्या था? दीन ए इलाही का उद्देश्य ये था कि जितने भी धर्म हैं सभी धर्मों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना था और सबको बराबर सम्मान देना था। इस वजह से, इसी उद्देश्य से अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में इन्होंने किया था। और एक दीवान ए कोही, ये क्या है? दीवान, इसी से मिलता जुलता एक नाम है दीवान ए कोही। ध्यान से देखिए, कभी कभी पूछ देता है दीवान ए कोही क्या है। ये एक विभाग था, इसे कृषि विभाग कहते हैं। ये क्या था? कृषि विभाग था। और कृषि विभाग था, और इस विभाग को किसने लागू किया था? तो मुहम्मद बिन तुगलक एक शासक हुआ करता था, मुहम्मद बिन तुगलक, जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद लेकर के आया था। वही एक कृषि विभाग जो कृषि से संबंधित अनुदान किसानों को प्रोवाइड कराती थी। तो किसान अनुदान तो प्राप्त कर लिए, लेकिन अपनी भूमि को उपजाऊ नहीं बना पाए थे, तो ये सफल नहीं हो पाया था। लेकिन एक कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दीवान ए कोही। तो ये किससे संबंधित है? ये कृषि विभाग से संबंधित है, यह एक विभाग है। लेकिन दीन ए इलाही ये धर्म से संबंधित है। यहाँ पर सभी धर्मों को एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की गई थी अकबर के द्वारा, और अकबर ने सभी धर्मों को समान भाव से देखा भी था। इस वजह से जो है दीन ए इलाही की स्थापना उन्होंने किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट था। शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो हम आपको बता दें, शिवाजी का जो राज्याभिषेक था, शिवाजी ने तो अपना राज्याभिषेक कभी कराया नहीं। वो लास्ट में शिवाजी 1680 ईस्वी के नियर अबाउट, आई थिंक, हाँ, 1680 के सन में एक जिंजी का किला इन्होंने जीता था, और यही इनकी लास्ट विजय थी। और जिंजी का किला जीतने से 6 साल पहले, यानी कि 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में इन्होंने अपना राज्याभिषेक पहली बार करवाया था। जबकि ये शासक बहुत पहले से थे, इन्होंने कभी अपना राज्याभिषेक नहीं करवाया था। तो 1674 ईस्वी में सबसे पहले शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। कहाँ पे? रायगढ़ में करवाया था। रायगढ़ में इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। और उस समय के जो प्रसिद्ध पंडित थे गंगाराम भट्ट, जिन्हें बनारस से बुलाया गया था, तो गंगाराम भट्ट ने, इसको नोट कर लीजिए, गंगाराम भट्ट, इन्होंने इनका राज्याभिषेक किया था। गंगाराम भट्ट, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इनका जो है अभिषेक कौन किया था? तो गंगाराम भट्ट ने किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और शिवाजी से जुड़ा हुआ हम आप लोगों को बता दें, अष्टप्रधान, शिवाजी से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्होंने अष्टप्रधान मंत्री परिषद का निर्माण करवाया था, जिसमें जो प्रमुख मंत्री था उसे हम पेशवा कहते हैं। पेशवा की अगर हम बात करें तो आधुनिक जो प्रधानमंत्री का पद है, उस समय जो पेशवा का पद होता था वो लगभग इसी के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो पेशवा एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पद होता था इनके अष्टप्रधान में। और भी इसमें बहुत सारे पद इन्होंने दिए थे, जैसे सुमंत,
सुमंत भी एक पद था जो विदेश, जो इस समय के विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री टाइप का था ये सुमंत। और एक अमात्य था, अमात्य पद था, अमात्य, अमात्य पद था, ये था अर्थ मंत्री था। और इनका एक न्याय विभाग था, ठीक है, न्याय विभाग का एक अलग मंत्री नियुक्त किया जाता था। तो ऐसे करके कुल 8 पद सृजन किए गए थे मंत्रियों के, ठीक है। ये जो अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी, इसी का व्यापक रूप आज हमें देखने को मिलता है जो लोकतंत्र में है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था, अष्टप्रधान, इसको नोट कर लीजिएगा, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में निर्माण किया गया था? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है शिवाजी के शासनकाल में निर्मित किया गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, आप जो टॉपिक पढ़िए उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को नोट डाउन करते जाइए। अगर आप इसमें सफल हो जाते हैं तो आप एक बेहतर तैयारी कर लेंगे और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। यही सब क्वेश्चन पूछा है। आप देखेंगे कि अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में था, तो 4 ऑप्शन दे देगा, ठीक है ना। जैसे पेशवा का पद क्या है, आधुनिक, अगर हम आधुनिक पद से जोड़ें तो पेशवा का पद किसके बराबर होगा या किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री से संबंधित है। सुमंत विदेश मंत्री से संबंधित है। अमात्य जो था उस समय का, इस समय अर्थ मंत्री से संबंधित था। तो ऐसे चिटनीस एक पद हुआ करता था जो पत्राचार से संबंधित होता था। चिटनीस पत्राचार विभाग से संबंधित था, ठीक है। तो चिटनीस की बात करेंगे तो वो पत्राचार हो जाएगा, या फिर चिटनीस, हाँ, पत्राचार विभाग से संबंधित था, ठीक है। नेक्स्ट क्या था? अभिज्ञान शाकुंतलम। जैसा कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि अभिज्ञान शाकुंतलम के जो रचयिता थे वो कौन है? कालिदास जी हैं, कालिदास। इन्हें आधुनिक भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास जी को। मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई थी? तो मूलतः रामायण, जो प्रारंभिक रामायण थी, वो संस्कृत भाषा में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, पाली आएगा, हाँ, प्राकृत भाषा आएगा। तो मूलतः रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है शक संवत, इसको देख लिया जाए। शक संवत, ये क्या है? शक संवत क्या है? तो शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये सन जब शुरू हुआ था, ध्यान से देखिएगा, ऐसे समझिए, जैसे यहाँ से ईस्वी शुरू हुई, सन 1 शुरू हुआ, 1 ईस्वी, और यहाँ 78 वर्ष बाद, 1 से 78 वर्ष बाद जो है शक संवत शुरू हुआ था। शक संवत किसने शुरू किया था? शक संवत कुषाण वंश के शासक कनिष्क। तो इसको नोट कर लीजिएगा कि कुषाण वंश के शासक, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा सन 78 ईस्वी में, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा सन 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत किया गया था। और ईस्वी से पहले, ईस्वी से 57 वर्ष पहले, 57 वर्ष पहले, यानी कि 57 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व विक्रमी संवत की शुरुआत की गई थी। 57 ईस्वी पूर्व कौन से संवत की शुरुआत की गई थी? विक्रमी संवत की शुरुआत की गई थी। एक राजा विक्रमादित्य हुआ करते थे जिन्होंने भारतीय परिक्षेत्र से शकों को बाहर कर दिया था, ठीक है। कुषाण जो शक हुआ करते थे भारत में, वो काफ़ी आक्रामक होते थे और यहाँ की जनता को काफ़ी परेशान करते थे। तो शकों को बाहर किया और उसी खुशी में इन्होंने एक विक्रमी संवत चलाया था। विक्रमी संवत से पहले भी बहुत सारे संवत चलाए गए थे, जैसे युधिष्ठिर संवत था, या इसी तरह के कई सारे संवत प्रचलन में थे, लेकिन वो सब स्वीकार कर दिए गए। उसके बाद विक्रमी संवत चलाया गया।
क्वेश्चन ये पूछता है कि विक्रमी संवत और शक संवत इन दोनों के बीच में कितने साल का डिफरेंस है। तो आप ऐसे समझिए कि ईस्वी से 57 साल पहले और यह ईस्वी के 78 साल बाद, दोनों को जोड़ लीजिए 57 प्लस 78। तो जब आप 57 और 78 को जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा 135 वर्ष का डिफरेंस। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 8 7 15, 7 5 12 और 1 13, 135 वर्ष। इस तरह से जो है विक्रमी संवत और शक संवत के बीच में 135 वर्ष का डिफरेंस है। अगर हम बात करें कि पंचांग की, तो भारतीय पंचांग विक्रमी संवत है। भारतीय पंचांग की बात करेंगे तो वह विक्रमी संवत पर पंचांग, लेकिन अगर राष्ट्रीय पंचांग की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पंचांग जो है वो शक संवत पर आधारित है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है, विक्रमी संवत पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है या ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित है। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो होता है वो हमारा जो कैलेंडर चलता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर इसको कहते हैं। ठीक है, अगर विक्रमी संवत की बात करें तो यह ईस्वी से 57 साल पहले, जब ईस्वी की शुरुआत हुई थी, जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसी साल से ईस्वी मानी जाती है। तो ईस्वी से 57 साल पहले विक्रमी संवत की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि सबसे पुराना संवत विक्रमी संवत है और काफ़ी फेमस है, आज भी ये प्रचलन में है। ये ग्रहों की गति चाल पर आधारित है। ठीक है, ये पृथ्वी चंद्रमा सूर्य के हिसाब से इसको बनाया गया है। ठीक है, इसका जो महीना होता है वो 28 दिन का होता है, वो चाँद से कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, तो काफ़ी फेमस है ये, और हमारे जो हिंदी के महीने हैं वो यहीं से हैं, विक्रमी संवत से ही लिए गए हैं। ठीक है, और ईस्वी जो होता है ये ईसा मसीह के जन्म के समय से शुरुआत है। तो हम लोग ईस्वी से चीज़ों को आगे अभी तक जान पा रहे हैं, और ईस्वी से 57 साल पहले विक्रमी संवत था और 78 साल बाद शक संवत की शुरुआत की गई थी। अप्रैल माह में ये चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें इस समय कौन सा विक्रमी संवत चल रहा है, तो हम सन में 57 जोड़ देंगे, क्योंकि ईस्वी तो 1 से शुरुआत हुई थी। इस समय जैसे 2000 अगर 22 है तो संवत 57 जोड़ देंगे तो 7 2 9 और 5 2 7, तो 2079, यानी कि ये जो है 2079, इस समय 2079 विक्रमी संवत चल रहा है। और अगर हम बात करें कौन सा शक संवत चल रहा है तो वह 78 साल आप माइनस कर दीजिएगा। और अप्रैल से पहले की अगर हम बात किए होते तो यह 78 हो जाता है, यानी कि 2078 चलता। अप्रैल माह के नियर अबाउट जो है ये चेंज हो जाता है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आने से मैंने दे दिया कि शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो शक संवत कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये चीज़ तो आप जानिए ही जानिए, इसके साथ साथ आप ये पैरेलल जानिए कि विक्रमी संवत क्या होता है। सबसे पुराना संवत अगर हम बात करेंगे तो वह विक्रमी संवत ही है, जिसे विक्रमादित्य ने शुरू किया था, और उन्होंने शकों को पराजित करने के बाद उसकी खुशी में इस संवत की शुरुआत की थी। और ईस्वी जो है ईसा मसीह के जन्म के समय से माना जाता है, और कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा सन 78 ईस्वी में शक संवत चलाया गया था। तो इस तरह से मैंने तीनों सन को डिस्कस कर दिया। 78 अगर आप सन में से माइनस कर देंगे तो शक संवत आ जाएगा, और 57 अगर जोड़ देंगे तो विक्रमी संवत आ जाएगा। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन विक्रमी संवत और शक संवत के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 135 वर्ष का होता है। तो कहीं से भी क्वेश्चन आए आप आसानी से टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है बगीचों का शहर किसे कहा जाता है। तो बगीचों के शहर की अगर हम बात करें तो बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है, बेंगलुरु को, यानी बंगलौर को, बेंगलुरु को। झीलों का शहर किसे कहा जाता है, झीलों का शहर जो है नैनीताल है और उदयपुर है। तो उदयपुर और नैनीताल दोनों जगह साथ साथ झीलें पाई जाती हैं, इसलिए इसे झीलों का शहर कहा जाता है। तो दो नाम आप याद रखिएगा, उदयपुर और नैनीताल। नैनीताल, तो दो नाम आप याद रख सकते हैं। दोनों नाम में से कोई भी नाम अगर आता है तो आप वहां पे टिक कर दीजिएगा कि झीलों का शहर उदयपुर या फिर नैनीताल। ठीक है, इससे संबंधित एक और मैं वीडियो आपको बनाऊंगा कि जो शहर के जो उपनाम हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि इसी में दो तरह के प्रश्न आए। एक ये
कि जो उपनाम से संबंधित थे, कि व्यक्ति का जो उपनाम है उसको हमें जानना जरूरी होता है। शहरों का उपनाम ये भी हमें जरूरी है जानना, ठीक है। सहारा संबंधित किससे है? सहारा नदी, घाटी, रेगिस्तान, पहाड़। तो यहाँ पे ये जो सहारा लिखा हुआ है वो रेगिस्तान से संबंधित है। सबसे बड़ा अगर मरुस्थल की हम बात करें तो वो सहारा मरुस्थल है, सहारा डेजर्ट है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में पड़ता है, किस महाद्वीप का हिस्सा है? ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये किस महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन आप रेगिस्तान लगा दीजिएगा। कौन सा शहर 2 राज्यों की राजधानी है? अब आप लोग इस क्वेश्चन को गलत कतई मत करिएगा। आपको मैं एक और होमवर्क दे रहा हूँ कि जितने भी राज्य हैं, ठीक है, राज्य लिख लीजिएगा और राज्य की राजधानी। राज्य राजधानी से एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है, किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे दे दिया कि कौन सा शहर 2 राज्यों की राजधानी है। अगर आपको राज्य और राजधानी अच्छे से तैयार है तो आप तुरंत इसका आंसर कर देंगे। जैसे पंजाब की राजधानी और हरियाणा की राजधानी, दोनों पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी एक ही है, और वो क्या है आप खुद हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि ऐसा कौन सा शहर है जो 2 राज्यों की राजधानी है, यानी कि पंजाब का भी और हरियाणा की भी सेम राजधानी है, और वो कौन सा शहर है। इसे भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। 2 आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। एक ये कि सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है, दूसरा कि कौन सा ऐसा कौन सा शहर 2 राज्यों की राजधानी है, कौन सा शहर है जो 2 राज्यों की राजधानी है। 2 आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर दीजिएगा, ताकि हमारा आगे का जो नोटिफिकेशन हो आप तक आसानी से प्राप्त होता रहे। एक काम आप और कर लेंगे, राज्य और राजधानी तथा केंद्र शासित प्रदेश और उसकी राजधानी ये जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।